अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर फाइन डूइंग वेल। चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रैक्टिकम के हवाले से जितने भी अपडेट्स वीडियोस न्यू इन्फॉर्मेशन आए तो आपको सबसे पहले इसकी अपडेट्स मिले। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे वाइवा क्वेश्चंस के हवाले से, जो कि प्रैक्टिकम में प्रैक्टिकम के बाद जब जब हम प्रैक्टिस करने के बाद जब हम जाते हैं वाइवा देने के लिए, तो इसमें किस तरह के सवाल, किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं कॉलेज में है या यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी का मैं दूसरे पार्ट पे वीडियो बना दूँगी इंशाल्लाह। आज हम सिर्फ कॉलेज के वाइवा के बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सिटी का ये बहुत इजी होता है, डोंट वरी कि कितना मुश्किल होगा, कैसे करेंगे, क्या क्या पूछ लिया जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। तो लेट मी क्लियरफाई, जो आपको प्रैक्टिकम की क्लास में पढ़ाया गया था वही सब आपसे पूछा जाएगा। हाँ, डिपेंड करता है कि आप लोगों ने पढ़ा था या नहीं था, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर इज़ अ बेसिक। अगर आप उन लोगों उस थर्ड सेमेस्टर को ही नहीं पढ़ेंगे तो आगे क्या पढ़ेंगे। थर्ड सेमेस्टर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके आगे प्रैक्टिकम के लिए, आपकी आगे क्लासेस के लिए। प्रैक्टिकम जब हम स्टार्ट में जाते हैं, थर्ड सेमेस्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड सेमेस्टर की बेस में ही आप आगे फोर्थ सेमेस्टर का भी प्रैक्टिकम दे सकेंगे, क्योंकि जो आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ लिया, समझ में आ गया, अब आगे वो सारी चीज़ें नहीं बताई जाएगी, उससे इम्प्रूवमेंट आएगी और अच्छी चीज़ें सर बताया करेंगे। तो आपने थर्ड सेमेस्टर बी केयरफुल और बी हॉनेस्ट, आपने बड़े अच्छे से पढ़ना है, ताकि उसमें जितने भी प्रैक्टिकल की क्लास जिसने भी ली होगी, जिसने मेथड्स पढ़े होंगे, जिसने पढ़ाने का तरीका देखा होगा, या दिल से पढ़ाया होगा या समझ से पढ़ाया होगा, तो उसको ही उस प्रैक्टिकम के वाइवा के सवाल के जवाब आते होंगे। अच्छा, तो आज हम बात कर लेंगे कि कौन कौन से सवाल मिस पूछ सकती हैं। ठीक है, अगर लाजमी नहीं कि इस PDF के हिसाब से ही सवाल पूछा जाए कि अगर मिस पूछ लेंगे कि मेथड्स ऑफ टीचिंग्स बताएं, तो कितने कितने टीचिंग्स के मेथड्स हैं, मैनी मोर मेथड्स। अगर आप साइंस की बात करें तो उसमें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स यूज़ होता है। अच्छा, बहरहाल बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन डायरेक्टली आपने चंद 5-6 आपको इतनी स्पीड में आनी है कि आगे वाला बंदा बोले इसे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 5 मेथड है। मेथड ऑफ टीचिंग, जिसमें है इंटरेक्टिव लेक्चर्स मेथड, जिसमें ये इंग्लिश में पढ़ाते हैं। ठीक है, डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड, ये इंग्लिश और मैथ दोनों में पढ़ाते हैं। टेक्स्ट बुक मेथड, ये इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेजेस मेथड में पढ़ाया जाता है, लैंग्वेजेस में पढ़ाते हैं टेक्स्ट बुक मेथड को। डायरेक्ट मेथड, ये भी इंग्लिश के लिए ही होता है। ठीक है, जिस लैंग्वेज में आप पढ़ा रहे हो, तो ठीक है, इंग्लिश का है। तो आपने ये मेथड बता देना है कि भाई कि आप अगर मैं इससे ये पूछ लेंगे कि मेथड्स कितने होते हैं, आप किस किस्म के होते हैं, तो आपने ये 5 तो आपने जल्दी जल्दी बता देना है। उसके बाद और बी कॉन्फिडेंट, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मिस है खा नहीं जाएंगी। तो बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं मिस क्या पूछ लेंगी, और आप ये तो बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं पूरे साल ले गई हूँ और मिस मुझे डांटेंगी। हाँ, मिस का बनता भी है, क्योंकि मिस इतनी मेहनत से पढ़ा रही होती हैं, और जब मिस इतनी मेहनत कर रहा होता है, कोई टीचर इतनी मेहनत से पढ़ा रहा होता है, अपना टाइम दे रहा होता है, तो वो चाहता है एट द एंड मुझे भी कुछ हासिल हो। और जब आखिर टाइम में उसे कोई सवाल का जवाब ना मिले, तो वो क्या आपको पूरे नंबर दे दे उठा के? पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो आगे चलते हैं। टीचिंग ऑफ टेक्निक्स, हमारे पास टेक्निक्स क्या है? क्वेश्चन आंसर, एक्टिविटी, रोल प्ले और डिफरेंट तरह की जो टीचिंग टेक्निक्स होंगे वो आपने बताने हैं। उसके बाद वाई वी यूज़ टेक्स्ट बुक मैथड, आपने टेक्स्ट बुक मैथड क्यों यूज़ किया? जाहिर सी बात है, क्योंकि उनके कैरिकुलम में था। तो हम यहाँ पर लेते हैं तो क्या क्या लिखा हुआ है? टू डेवलप कॉन्फिडेंस। ठीक है, बुक पढ़ने से क्या होता है? डेवलप कॉन्फिडेंट होती है, इनहेंस वोकेबलरी, करेक्ट द प्रोनाउंसिएशन of difficult word, to know the meaning of difficult word and fluency। मतलब कि हम टेक्स्ट बुक मेथड क्यों यूज़ करते हैं? ताकि स्टूडेंट का जो कॉन्फिडेंट है वो डेवलप हो, वोकेबलरी इन्हेंस हो, उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक तरह से कर सके, उनके वर्ड्स की मीनिंग मालूम पता चल सके, और फ्लुएंसी आ सके। अच्छा, उसके बाद क्या? इन विच सब्जेक्ट्स इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड आर यूज्ड, मैंने ऊपर भी बताया इंडक्टिव एंड डिडक्टिव बोथ आर यूज इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश।
व्हाट इज़ पेयर ऑब्जर्वेशन? पेयर ऑब्जर्वेशन के लिए आप लोग गए होंगे क्लासरूम में, तो पेयर ऑब्जर्वेशन में आपने किसी की जब ऑब्जर्वेशन की होगी तो आपने क्या क्या देखा, तो एक्चुअली करते क्या है पेयर ऑब्जर्वेशन में? तो पेयर ऑब्जर्वेशन इज़ व्हेन वी आर गिविंग डिलीवरिंग आवर लेसन एंड आवर पेयर ऑब्जर्वेशन यूज गिविंग सजेशंस, ओके। उसके बाद व्हाट इज़ फीडबैक? फीडबैक क्या होता है? अ फीडबैक इज़ गिवन बाय आवर सुपरवाइज़र टीचर ऑन आवर लेसन फॉर इम्प्रूवमेंट एंड फॉर इफेक्टिव टीचिंग। भाई फीडबैक ये होता है कि जो भी आपके साथ सुपरवाइज़र या टीचर आपके साथ गए हुए होते हैं, वो आपके लेसन प्लान में जो आप लेसन पढ़ा रहे होते हैं उसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है, या उसको ठीक करने का अगर आपने ऐसा है कि आपने कुछ पढ़ाया है उसमें मिस को लगता है कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है लेकिन आपको कुछ मेथड चेंज करने चाहिए था, तो मिस वो सजेशन आपके फीडबैक में लिख देंगी ताकि आप नेक्स्ट टाइम अच्छे तरीके से आप उसमें मिस्टेक ना करें, ठीक है, बुलंद ख़्वानी अच्छे तरीके से करवा सकें। अगर कहीं आप गलती से दोबारा बुक खुलवा चुकी थी तो आप नेक्स्ट टाइम आप नहीं करवाएंगे, तो ये फीडबैक होता है सुपरवाइज़र की तरफ से। और इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरा कि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे चेकिंग के टाइम मेरा जो है पोर्टफोलियो बहुत रेड कर दिया, बहुत रेड कर दिया। डोंट वरी, कराची यूनिवर्सिटी जब आप जाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ इनकी भी अच्छे तरीके से चेकिंग हुई है और इनको जो है देखा गया है। अगर आप बिल्कुल ही अच्छे चले जाएंगे तो आपसे हाई लेवल के क्वेश्चंस भी करे जाएंगे, ठीक है। जो जैसा हो रहा है बस होता चला जाए। फोर्थ सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह थर्ड सेमेस्टर का एक्सपीरियंस होगा, उसके बेस में आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं व्हाट इज़ रिफ्लेक्शंस। आप अपने हर लेसन प्लान के लास्ट में रिफ्लेक्शन लिखेंगी। अच्छा, रिफ्लेक्शन होता क्या है और क्यों लिखते हैं? तो देखो, लेसन प्लान जब बनाते हैं ना तो हम बड़ी मेहनत से बनाते हैं, शायद उसमें पूरे पूरे 2 दिन लग जाए, 1 दिन लग जाए, और हमें ऑब्जेक्टिव्स नहीं बन रहे होते, मोटिवेशन क्वेश्चंस नहीं बन रहे होते। जब हम ये सब बनाते हैं ना तो सोचो, जिस तरह मिस पूरे साल पढ़ाती है या 6 महीने पढ़ाती है और फिर चाहती है कि एट द एंड मुझे कुछ मिले और बच्चा नहीं दे रहा हो, ठीक है, तो कितना बुरा लगेगा मिस को। फिर भी मिस हमारी कुछ नहीं कहती। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती है, वो एक दिन सिर्फ एक लेसन प्लान बनाती हैं और बच्चों को अगर नहीं पढ़ा सकें तो बच्चों पे चीखना शुरू कर देती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपने बड़े प्यार मोहब्बत से पढ़ाना है और अच्छे से बनाना है। तो जब आप बनाते हैं लेसन प्लान तो आपका एक गोल होता है कि मुझे आज ये पढ़ाना है डेफिनेशन, आज मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊँगी, आज मैं बच्चों को डेफिनेशंस क्लियर करवा दूँगी, आज बच्चों को रीडिंग करना सिखा दूँगी। कुछ कुछ गोल, कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपके दिमाग में, माइंड में होता है, आप सोच के जाते हैं कॉलेज, तो आपने वो जो है पढ़ाना होता है। और आपने इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट के ज़रिए देखना होता है कि आपने क्या सही पढ़ाया, क्या बच्चों ने सही लिखा। देखिए, बच्चों ने अगर इवैल्यूएशन में अच्छा काम किया है दैट मीन्स कि आपने अच्छा पढ़ाया है, ठीक है। अगर बच्चों ने सही नहीं लिखा, कहीं भी वोकैबुलरी में गलती है, लिखने में मिस्टेक है, या रीडिंग में मिस्टेक है, या टेस्ट देने में या असेसमेंट इवैल्यूएशन में उसकी कोई गलती आ रही है, तो बच्चे में गलती नहीं है, आप में गलती है, ठीक है। क्योंकि हम एज अ ट्रेन टीचर है, हम जा रहे हैं, हमसे गलती हो सकती है। बच्चे तो लर्नर होते हैं, बिगनर होते हैं, उनसे तो गलती होती ही है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों को एक बार समझा दिया जाए, उनको बता दिया जाए तो फिर वो दोबारा गलती नहीं करते, ठीक है। तो हमेशा गलती सबसे पहले अपने अंदर ढूंढनी चाहिए, उसके बाद किसी और में। अच्छा, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जाएंगे लेसन प्लान देने, डिलीवर करके आते हैं, तो फिर आप देखते हैं कि आज मैंने क्लास में जब पढ़ाया तो बच्चों का इवैल्यूएशन कैसा था। बच्चों ने दिलचस्पी से पढ़ा, बच्चों ने बच्चे इफ़ेक्टिव थे, हर सवाल का जवाब दिया, इवैल्यूएशन के ज़रिए मेरा ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गया। इस तरह का आपने रिफ्लेक्शन लिखना होता है। यहाँ भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आफ्टर गिविंग डिलीवरिंग लेसन वी ऑब्जर्व आवर ओन लेसन एंड सर्च फॉर इम्प्रूवमेंट एरिया ऑफ आवर लेसन। फिर आपने ये भी देखना है कि कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पे मेरी कोई मिस्टेक आई हो, जहाँ पे आपको ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस आपको क्लास में मालूम हो जाता है कि मेरी ये गलती हो रही है, नेक्स्ट टाइम मैं वाली गलती नहीं करूँगी। दिल ही दिल में आप सोच रहे होते हैं कि कल से मैं ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करूँगी, तो आपने वो लिखना है ताकि नेक्स्ट टाइम आपको जब आप पेज वेज पलट रहे हो, नेक्स्ट टाइम आप सारे रिफ्रेशन पढ़ भी रहे हो, तो आपको पता चले कि ये वाली गलती हुई थी, इंशाल्लाह मैं इसको कवर करूँगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव।
ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव थ्रू आउट द लेसन स्पेशली इन द इवेल्यूशंस। ठीक है, अभी मैंने बात किया कि ऑब्जेक्टिव्स जो आप बना के लेके जाते हैं वो कैसे आपको अचीव होती है भाई, इवेल्यूशन के ज़रिए, असेसमेंट के ज़रिए। जब आप बच्चों को एक्टिव शीट बना कर देते हैं, वर्कशीट, तो उसमें जब बच्चों का आंसर आता है वो आपकी इवेल्यूशन हो जाती है कि हमें मैंने कैसे पढ़ाया है। आपको चेक करना है बच्चों का मेंटल लेवल कि उसने कितना सीखा। ठीक है, आप ये चेक करें और आप अपने आप को भी चेक करेंगे कि मैंने कैसा पढ़ाया। ठीक है, तो यह ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट होती है। और हाँ, दूसरी बात कि आप ये मत परेशान हो कि आपको कहीं पे भी इंग्लिश से सवाल पूछा जाएगा, आपसे बस बेसिकली उर्दू में पूछा जाएगा कि आपने कौन से मेथड यूज़ किए हैं, आपने ये वाले सब्जेक्ट्स में कौन से मेथड यूज़ किए, तो आपने बता देना कि भाई साइंस में ये इस्तेमाल किया, इंग्लिश में ये इस्तेमाल किया, उर्दू में ये इस्तेमाल किया, इस्लामिक में ये इस्तेमाल किया। ठीक है, मेथड्स हो गए। ठीक है, मिस पूछ लेंगी कि कौन सा आपने वो वाले सबसे आसान जो आपको बहुत अच्छा, मतलब कि आपका जो लेसन था ना जो डिलीवर हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिसको कहेंगे, जो आपको लगता है कि ये मेरा सबसे बेस्ट लेसन प्लान गया है, तो वो उसके बारे में ही जिक्र करना है आपने। ठीक है, जब भी मिस पूछे कि ये वाला लेसन प्लान खोल के दें, ये वाला, तो आपने वो खोल के देना है। और हाँ, कभी कभार ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेते हैं या मोटिवेशन क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि आपने इस लेसन में कौन सा कैसे मोटिवेशन क्वेश्चन बनाए थे। बहुत डिफ़िकल्ट हो, कभी कभार बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए और कभी कभार बहुत इजी रहता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है कि मुझसे जो पूछा गया है वो मुझे आता था और मैंने बता दिया, और मुझसे बहुत ही कम चीज़ें पूछी गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पास भी हो गई। और काफ़ी लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस था कि घंटे घंटे भर सवाल जवाब ही पूछ रहे हैं। हमारे कॉलेज के सर, प्रोफेसर, टीचर्स काफ़ी सवाल करते हैं। अच्छा, तो परेशान वाली बात नहीं है, नहीं आता है तो फिर कह देना कि भाई मिस अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा, तो फिर मिस कहेंगे कि आपको क्लास में होना चाहिए था। खैर, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, स्टेप ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान के स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, इंग्लिश और उर्दू दोनों के याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब जो है लेसन प्लान के स्टेप्स जो है उसमें थोड़ी तब्दीलियाँ आई हैं 2024 वाले में। इंग्लिश तो यही है, उर्दू में चेंजिंग आई है, उर्दू भी याद करनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए इंग्लिश के जो स्टेप होते हैं, अगर इंग्लिश में आपने साइंस एसएसटी पढ़ाई है तो इंग्लिश के स्टेप्स में साइंस के स्टेप्स भी होते हैं और एसएसटी के भी स्टेप्स होते हैं। अगर मिस ने कभी बोल दिया कि एसएसटी के स्टेप्स बताएं लेसन प्लान के, तो आपने इंग्लिश वाले स्टेप्स ही बताने हैं। ठीक है, उसके बाद उर्दू और इस्लामिक में आपने देख लेना है कि उसमें थोड़ी सी डिफरेंस होता है। उर्दू में नसर और नज़म में डिफ्रेंशिएट होती है। ठीक है, कि आपने नज़म की तशरीह कराई है और नसर में क्या करवाया। ठीक है, अच्छा, ये डिफरेंशिएट बता दिया मैंने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच स्टैंडर्ड ऑफ NPSTP डू यू स्टैंड। तो आपका पहला वाला होता है इस सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। ठीक है, आप इसके बेस में आप टीचिंग प्रैक्टिस पे जाते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। तो क्या सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, यानी कि करिकुलम के मुताबिक उनके पास जो बुक या टेक्स्ट बुक मौजूद होती है हम उसको देख के पढ़ाते हैं, इसलिए सब्जेक्ट मैटर नॉलेज होता है। ठीक है, आप जाते ही एक मास्टर एमफिल किए हुए स्टूडेंट की तरह नहीं जाके लेक्चर शुरू कर देते हैं। आप एक बुक से पहले खुद पढ़ते हैं, फिर उसको पढ़ाते हैं, फिर रीडिंग करने को देते हैं, तो इसलिए हमारा सब्जेक्ट मैटर नॉलेज होता है। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर द डोमेन्स ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव। ठीक है, तो कॉग्निटिव का सारा खेल है, हमें कॉग्निटिव के बारे में डिटेल पता होना चाहिए। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड्स के बारे में पता चाहिए। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि स्टैंडर्ड कितने होते हैं, NPSTP के स्टैंडर्ड सुनाए। ठीक है, किसी से ये पूछा जाएगा कि कितने होते हैं, 10, बस सवाल का जवाब ख़त्म। अपने पास से नहीं सुनाना शुरू कर देना कि 10 तक है, तो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, और इथिकल है, इंग्लिश है, फॉरेन लैंग्वेजेस वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं। सवाल पूछे जो जाए बस उसका जवाब दे, नहीं आता है तो सॉरी कर दें और कह दें कि नहीं पता। उसके बाद आपने सर ने पूछना है कि स्टैंडर्ड्स के अचानक से बोल देंगे 7 स्टैंडर्ड कौन सा है, 7 स्टैंडर्ड कौन सा है भाई, 6 स्टैंडर्ड कौन सा है, असेसमेंट है बता देना है, इवेल्यूएशन से बता देना है। आपने 10 स्टैंडर्ड को रट्टाफिकेशन जहन में रचा बसा लेना है, ये पूरी ज़िंदगी आपके काम आएगा 10 स्टैंडर्ड। ठीक है, अभी जब तक आप BEd में हैं। उसके बाद लेसन प्लान के स्टेप्स पता चल गया आपको। उसके बाद व्हाट आर द डोमेन, अच्छा ये पता चल गया है। वी यूज़ कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हम कौन से यूज़ करते हैं,
ब्लूम टैक्सोनॉमी से सिर्फ हम कॉग्निटिव डोमेन यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ कॉग्निटिव डोमेन। अब हमें पता होना चाहिए कॉग्निटिव डोमेन होता क्या है, तो उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि उसमें करते क्या हैं, क्या होता है। द कॉग्निटिव डोमेन इज़ फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल स्किल्स सच एज क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिंग अ नॉलेज बेस, ठीक है। तो जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें हमारी स्किल्स डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिंग अ नॉलेज बेस, ठीक है। उसके बाद स्टेप ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, उसके 6 स्टेप्स हैं। अच्छा, एक है मे बी कि आपसे सोलो टैक्सोनॉमी भी पूछ लिया जाए, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ है ना सोलो टैक्सोनॉमी, वो भी पूछ लिया जाए आपसे, और टैक्सोनॉमी पूछा जाए कि उसके कितने सब स्टैंडर्ड्स होते हैं या उसके कितने डोमेन्स होते हैं। अच्छा, इसमें भी हमारे पास जो है कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर्स के भी 6 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। आपने इनको भी डिटेल पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएशन, क्रिएटिंग, ये आपका है कॉग्निटिव डोमेन्स के स्टेप्स, ठीक है। व्हाई वी मेक ऑब्जेक्टिव्स क्यों बनाते हैं हम। We make objectives to guide students as they work toward and course and to assist their learning progresses, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्टिव इसलिए बनाते हैं ताकि हम बच्चों का जो है स्टूडेंट को गाइड कर सकें, अच्छे से पढ़ा सकें, हमें पता हो कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हों, ताकि हम बच्चों को उसी बेस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट आर जनरल जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो स्पेसिफिक और जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्यों बनाते हैं। स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव्स आर डिटेल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको डिटेल बताते हैं कि बच्चा ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। दैट डिस्क्राइब व्हाट विल बी रीच, खैर अच्छा जो भी है। Research during the study usually they are of unit of chapters achieved in the class period। अच्छा देखो, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना, वो क्लास पीरियड के दरमियान ही हमें पता चल जाता है कि हमने इवैल्यूएशन के ज़रिए हम चेक कर लेते हैं कि बच्चों को कैसा आया, क्या नहीं आया, क्या गलती हुई। एंड जनरल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स आर मस्ट बॉर्डर स्टेटमेंट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गहरा या बहुत ही हम डिटेल्स बताते हैं, ठीक है। गहरा तो देखेंगे, डिटेल अबाउट व्हाट द स्टडी एम्स टू अचीव ओवरऑल, यूजली दे आर टू वूल सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये हमारा जनरल एंड स्पेसिफिक का पता होना चाहिए कि जनरल, स्पेसिफिक एंड क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और इसको किस तरह कब अप्लाई करते हैं और ये कब हमें हासिल होता है। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ NPSTP है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड टीचिंग ऑफ पाकिस्तान। इसके 10 स्टैंडर्ड आपने याद रख लेने हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, फिंगर टिप में आपको याद होना चाहिए। आपसे यही पूछा जा सकता है कि 7 कौन सा होता है स्टैंडर्ड। आपसे यही पूछा जा सकता है कि 5 स्टैंडर्ड्स जो है, 5 स्टैंडर्ड सुनाए, शुरू के 5 सुनाए, लास्ट के 5 सुनाए, सेंटर के 2 सुना दें, तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, व्हाट आर टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स कौन कौन से होते हैं भाई, 3 तरह के होते हैं, ऑडियो विजुअल कैनेस्थेटिक भी आ गया कुछ नया सा वर्ड। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं कि ऑडियो विजुअल एंड विजुअल में क्या क्या है। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ न्यू टाइप का लिखा हुआ है, टीचिंग एड्स आर टूल्स विच फैसिलिटेट द प्रोग्रेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। दे आर वेरियस टाइप ऑफ टीचिंग एड्स इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स, वायरल टीचिंग एड्स एंड मैकेनिकल टीचिंग एड्स। अब देखिए क्या है, बुक है, ब्लैक बोर्ड है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, पोस्टर डायग्राम्स है, उसके बाद यहाँ पे वीडियो प्रोजेक्टर है। आपने सिर्फ कहना है, पूछा जाएगा कि कितने किस्म के टीचिंग एड्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स के, ऑडियो विजुअल एंड ऑडियो विजुअल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑडियो विजुअल एंड ऑडियो विजुअल, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा टीचिंग एड्स। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। अब स्मार्ट के शॉर्ट तो हमने पता चल गया कि स्मार्ट होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है, स्मार्ट, एस फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड फॉर अटेनेबल, आर स्टैंड फॉर रिलायबल, टी स्टैंड फॉर टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए जिसमें स्पेसिफिक होना चाहिए, सवाल का जवाब टू द पॉइंट होना चाहिए, और ऐसे सवाल हो जिसको हम आसानी से मेजरेबल मतलब मार्क कर सकें, और इतने अच्छे होने चाहिए कि बच्चा अटेंड कर सके, और इतना रिलायबल होना चाहिए कि बच्चा पढ़ सके और टाइम के मुताबिक सवाल का जवाब भी दे सके। तो ऐसा स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है। टीचर भी स्मार्ट हो और क्वेश्चन भी स्मार्ट हो,
ठीक है, बच्चे फिर खुद स्मार्ट हो जाएंगे। उसके बाद व्हाट आर ऑब्जर्वेशन टूल्स। ऑब्जर्वेशन टूल्स क्या क्या होता है भाई? ऑब्जर्वेशन टूल्स हमारे कौन से वाले ऑब्जर्वेशन टूल्स? हमारे प्रैक्टिकम के पोर्टफोलियो फॉर्मेट में दिया जाता है, जिसमें क्लासरूम मैनेजमेंट ऑब्जर्वेशन, टीचर मूवमेंट, ऑन ऑफ टास्क, स्टूडेंट एंगेजमेंट ऑब्जर्वेशन, वर्बल इन्वॉल्वमेंट, इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन टूल्स। ये पूछा जा सकता है। कॉलेज वाले बहुत डिटेल्स आपसे पूछेंगे, क्योंकि आज मैं बात कर रही हूँ कॉलेज के हवाले से, यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं दूसरी वीडियो बना दूँगी कि वहाँ पे जो पिछले एक्सपीरियंसेस हैं, जितने अभी तक स्टूडेंट्स हमारे बैच वाले और हमसे पहले वाले बैच आ चुके हैं कराची यूनिवर्सिटी से, तो उनका एक्सपीरियंस लेकर आपके लिए एक न्यू वीडियो बना दूँगी। और ये मैं बना रही हूँ कॉलेज के हवाले से। कॉलेज में बहुत 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 बारीकी से एक एक सवाल पूछा जाता है। कुछ वक्त ऐसा होता है कि बहुत डिटेल पूछ लेते हैं कुछ टीचर्स, और कुछ जो है टू द पॉइंट पूछते हैं और फिर अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, पता जिसको होगा वो डरेगा नहीं, ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। हमारे अपनी कॉलेज के सर हैं, प्रोफेसर हैं, कराची यूनिवर्सिटी वाले से थोड़ा डर रहा है तो बंदा समझे भी कि हाँ भाई डरना चाहिए, लेकिन हम अपने कॉलेज के टीचर्स और प्रोफेसर और मिस बहुत अच्छे होते हैं कि सवाल बहुत अच्छे करते हैं, जो उन्होंने पढ़ाया होता है वही पूछ रहे होते हैं। ठीक है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। बट नॉन ऑब्जर्वेशन असाइनमेंट, तो आपने देखना है कि भाई नॉन ऑब्जर्वेशन असाइनमेंट कितनी बड़ी हेडिंग डली हुई है, उसके बाद है क्या। तो चाइल्ड इंटरव्यू है, यानी कि स्टूडेंट इंटरव्यू है, कोऑपरेटिंग टीचर इंटरव्यू है, स्टूडेंट टीचर चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट वो वाली कौन सी वाली जो हमने फिल की थी कि ब्लैक बोर्ड है, बुक है, लैब है, चीज़ें प्रोवाइड है या नहीं। ठीक है, ये हमारा नॉन ऑब्जर्वेशन असाइनमेंट हो गया। उसके बाद प्रैक्टिकम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि प्रैक्टिकम में आप लोग जा रहे हैं, इसका मतलब है क्या। ठीक है, प्रैक्टिकम करके आ गए, प्रैक्टिकम महीने भर से या पूरे 6 महीने, पूरा 3rd सेमेस्टर प्रैक्टिकम या 4th सेमेस्टर प्रैक्टिकम। तो अगर आप लोग 3rd सेमेस्टर वाले हैं तो आप लोग प्रैक्टिकम की डेफिनेशन याद कर लें, और 4th सेमेस्टर वाले हैं तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकम में हम जाते तो हैं टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, लेकिन होता भी क्या है इसकी डेफिनेशन याद कर लें। कोर्स ऑफ स्टडी डिज़ाइन, ठीक है, स्पेशली फॉर द preparations of teacher that involves the supervised practical applications of previously studies theory। ठीक है, आप यहाँ से भी कोई क्या नाम है डेफिनेशन प्रैक्टिकम की ले सकते हैं, और यूट्यूब से देख सकते हैं, या जो आपको क्लास में टीचर्स ने करवाया है वो भी आप देख सकते हैं। जो आपको ईजी लगे आपने वो डेफिनेशन याद कर लेनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स के इम्पोर्टेंस, मेरिट्स क्या हैं, तो क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम बच्चों को जो है हम लॉन्ग लर्निंग करवा सके, लॉन्ग टाइम लर्निंग, लाइव लॉन्ग लर्निंग हो सके, उसके बाद इफ़ेक्टिव हो सके, और उसके बाद जो है इजी कर सके, और मेमोरेबल उसकी है जो है टीचिंग एड्स के ज़रिए बच्चों को मज़ा भी आता है, और उनका जो है माइंड में कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो भी क्लियर हो जाता है। तो आपने लाजमी नहीं है यहाँ से देख के बताना है, आपको जो लगता है कि टीचिंग एड्स यूज़ करने से क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या फ़ायदा हो जाता है, बच्चों को सीखने में मज़ा आता है। एक बच्चों को लेक्चर के दौरान बहुत बोरिंग हो जाते हैं। एक तो बच्चे एक्टिव हो जाते हैं कि मिस मुझे भी दिखाएं, मिस मैं ही पार्टिसिपेट करूँगा। अगर कोई आप एक्टिविटी करवाते हैं टीचिंग एड के ज़रिए, तो बच्चे जो है ना जो बैक बेंचर्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करने के लिए चाहते हैं कि मैं भी आऊँगा, तो बच्चे भी जो है ना इन्वॉल्व होते हैं इन सब चीज़ों को यूज़ करने से। तो आपने अपना पूरा जो रिफ्लेक्शन होता है ना, जो आपने देखा क्लास में टीचिंग के दौरान कि जब मैंने एक शीट लगाई जैसे ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे, तो बच्चे बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, और फिर देखते हैं कि टीचर क्या लगा रही हैं, फिर पूछते हैं ये क्या। तो सारे बच्चे जब एक्टिव हो जाते हैं तो आपका काम शुरू हो जाता है कि अब मेरा काम आसान हो गया। अगर बच्चे आपकी चीज़ें देखने के बाद बोर हो रहे हो तो फिर आपकी कुछ चीज़ों में मसला है। ठीक है, आप टीचिंग एड्स अच्छे बनाएं और एक्टिविटी इस तरह करवाएं कि बच्चे उसमें इंगेज हो, ठीक है, इन्वॉल्व होकर आपके साथ पार्टिसिपेट करें, और आपका जो है आपके साथ अच्छा सा
लर्निंग सीख सकें। अच्छा, उसके बाद क्या है, लर्निंग विद जॉय होता है, मेक टीचिंग एंड लर्निंग ईजी हो जाती है, हमारी इफेक्टिव हो जाती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्टूडेंट होती है, टाइम सेविंग भी हो जाता है। बिल्कुल, आप खड़े होकर लेक्चर दे रहे होते हैं, देर होते बच्चे बोर हो जाते हैं, तो आप अगर आप इसी जगह वीडियो दिखा देंगे तो बच्चे कहेंगे मिस मुझे भी दिखाएं, मिस मुझे भी दिखाएं। और अगर आप चार्ट लगा देंगे तो फिर और भी अच्छा हो जाएगा कि आपने पिक्चर दिखा के कोई उनको पढ़ाया। उसके बाद क्या है, सेव द एनर्जी। हाँ बिल्कुल, एनर्जी सेव हो जाती है। अगर आप 2 घंटे या पूरे आधा घंटे भी बोलते रहेंगे और आपका उस दिन 3 अगर डिलीवर करना हो गया लेसन प्लान, तो आप बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है, एनर्जी भी सेव हो जाती है। स्टूडेंट लर्न विथ जॉय, मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न बेटर, फैसिलिटेट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, क्लियरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, सब्जेक्ट्स के बारे में जो भी उनका जो भी टॉपिक्स के हवाले से जो भी सवाल जवाब होता है वो उनके क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये वाली पिक्चर थी, ठीक मैंने पढ़ा हुआ है, या इस तरह कुछ भी। वट आर द टाइप ऑफ फीडबैक। फीडबैक भी बहुत किस्म के होते हैं। एक फीडबैक होता है जो हमारी दोस्तें कर देती हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। ठीक है उसके बाद होता है फीडबैक रिटन भी होता है, फीडबैक नॉन वर्बल भी होता है। ठीक है, फीडबैक ओरल भी होता है कि मिस ने पूछ लिया कि किसी और लड़की से कि किसने कैसे पढ़ाया और आपस में डिस्कस कर लिया। उसके बाद वर्बल है, ओरल फीडबैक है, रिटन को नॉन वर्बल कहते हैं, ओरल को वर्बल कहते हैं। गेस्ट्रल फीडबैक होता है, एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर आल्सो टाइप ऑफ फीडबैक होते हैं। ठीक है, आप इंशाल्लाह 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो इन सब को डिटेल से पढ़ेंगे और मिस बहुत 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 अच्छा पढ़ाते। 3rd और 4th सेमेस्टर में मैं कहूँगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको दिल लगा के पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह बीएड आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकम सारा बेस 3rd और 4th सेमेस्टर में करता है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक क्लास लें, एक एक इंपॉर्टेंट लेक्चर लें। आप प्रैक्टिकम की क्लास को बोरिंग ना समझा करें, प्रैक्टिकम क्लास में आप सवाल जवाब कर लिया करें, क्वेश्चन आंसरिंग का सेक्शन कर लिया करें, आपको जो नहीं समझ में आ रहा होता है वो पूछा करें। अगर समझ में भी आ रहा है ना तो आप हाँ करके कुछ सवाल पूछें ज़रूर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर अगर होता है। कभी बार ऐसा होता है क्लास रूम में प्रैक्टिकल में क्लास हो रही होती है, लेकिन हम सिर्फ सुन रहे होते हैं और हमारे दिमाग ऐसा होता है कि समझ भी नहीं आ रहा कि क्या पढ़ा दिया। फिर अचानक से पूछ लो, सर आपने मुझे बताया था दोबारा क्लियर करवा दें, या इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग पूछेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। मीसो का और वहाँ पे जो प्रोफेसर उनका काम है आके पढ़ाना और चले जाना। ठीक है, क्वेश्चन करना तो आपका काम है, आप सवाल करेंगे तो पूछेंगे तो आपके लिए ही बाद में आसानी होगी। ठीक है, आप जितना सवाल करना चाहते हैं कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो। अच्छा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ असेसमेंट। ठीक है, फॉर्मेटिव, सुमेटिव, डायग्नोस्टिक। तो फॉर्मेटिव जो असाइनमेंट है ना वो असेसमेंट जो है फॉर लर्निंग के दौरान ही, मतलब आप जब पढ़ा रहे होते ना, लाइक क्वेश्चन आंसर एक टेक्निक यूज़ कर लिया आपने अचानक पढ़ाते पढ़ाते एट द एंड, तो आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा, तो आपका ये असेसमेंट हो जाएगा। सुमेटिव क्या होता है, सुमेटिव हम कहते हैं फाइनल टर्म को, मिड टर्म को, जो आपके पढ़ाने के 3-4 महीने बाद पता चलता है कि भाई हाँ मैंने इतने चैप्टर पढ़ाए हैं और ये क्लियर हो गया, शुक्र। अच्छा, ये क्या है भाई, अच्छा ये 3 किस्म के असेसमेंट होते हैं। असेसमेंट आपने याद कर लेना है और असेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है, सुमेटिव असेसमेंट क्या होता है और ये कब अचीव होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, साथ होता है। सुमेटिव क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एंड डायग्नोस्टिक क्या होता है। ठीक है, तीनों के बारे में डिटेली पता होना चाहिए कि कब हम यहाँ इसको अचीव कर सकते हैं। हाउ फीडबैक हैज़ टू मेक टीचिंग टू लर्निंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो फीडबैक helps the learning to reflect on their learning and can make better progresses in their learning। तो ये आपका था जो कुछ भी, इतने सवाल जो यहाँ पे दिए गए हैं, इससे कई ज़्यादा सवाल उनके जो उन्होंने प्रैक्टिकम के दौरान कॉलेज वाले टीचर ने पढ़ाया होगा वो पूछेंगे। अच्छा, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि फ़र्स्ट टाइम जब हम लोग गए थे तो हमारे लिए दूसरे, हाँ जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तो हम सर गए थे हमारे साथ, नेक्स्ट टाइम मिस गई थी। तो सारी टीचर्स बहुत अच्छी होती हैं, सब जो है मिनिमम क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि मुझे डिटेल क्वेश्चन का जवाब, क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहे, और सर हो या मिस हो वो वही चाहता है जो मैंने पढ़ाया हो। ठीक है, मिसाल तौर में एक सर हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, वो जो प्रैक्टिकम में पढ़ाते हैं उसको रट्टा लगा लो, वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर उनसे पाला पड़ गया तो वो वही क्वेश्चंस देंगे जो उन्होंने पढ़ाया है, और वो वही वाले सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो जैसे कि
आप वहाँ गई थी, मिसाल के तौर में, ठीक है, आप वहाँ गई थी तो आपने वहाँ पर क्या देखा, आपने पढ़ा के आपको कैसा लगा, सवाल का पहला सबसे पहला सवाल, आप प्रैक्टिकम में गई थी, आपको पढ़ाने के बाद कैसा लगा, तो आपने जवाब देना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ देखी, बच्चे किस तरह पढ़ रहे थे, आप जब पढ़ा रही थी तो बच्चों का रुझान किस तरह था, ठीक है। उसके बाद टीचिंग एड्स किस तरह कितने होते हैं, किस किस तरह, अच्छा आपने किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें यूज़ की, आपने कौन से लेसन प्लान में कौन सा मेथड यूज़ किया, ठीक है। आपने फ़ौरन बताया, हमको पता होना चाहिए कि आपने इंग्लिश में यूज़ किया, मैथ में यूज़ किया, ये बता देना है। उसके बाद आपने बताना है, कभी बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कि एड्स कितने टाइप्स के होते हैं, आपको एड्स नहीं पता होता कि टीचिंग एड्स कौन से, अक्सर 3-4 में हम भूल जाते हैं कि एड्स का नहीं पता। उसके बाद स्टैंडर्ड्स, हम क्योंकि शुरू में स्टैंडर्ड्स भूल जाते हैं, स्टैंडर्ड्स पूछ लेते हैं, 7 नंबर पे स्टैंडर्ड कौन सा है वो बता दें। उसके बाद स्टैंडर्ड सुनाए, आप जब स्टैंडर्ड सुना ही रहे होंगे, अगर आप बहुत अच्छा सुना रहे होंगे तो सवाल सर बोलेंगे बस ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप जाए, ठीक है। फ्लुएंसी होनी चाहिए आपकी, कुछ भी आप याद करें उसमें याद में फ्लुएंसी होनी चाहिए, ताकि आप घबराएं नहीं, घबराएंगे तो काम ख़राब हो जाएगा और सवाल पे सवाल बढ़ता जाएगा। आप भी कॉन्फिडेंट, आपने सवाल का जवाब देना है और छुट्टी। उसके बाद यहाँ पे है पेडागोजी का होता है, आपको आप टीचिंग प्रैक्टिस में जा रहे हैं, आपको ट्रेन टीचर बनाया जा रहा है, पेडागोजी का नहीं पता। पेडागोजी का होता है, पेडागोजी इज़ हाउ टू टीच थ्रू डिफरेंट मैथडोलॉजीज, स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स। पेडागोजी मतलब कि हम किस तरह पढ़ा सकते हैं, किस तरह पढ़ाते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, किस तरह हम पढ़ा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है एज अ टीचर ड्यूरिंग द क्लासरूम इन द टीचिंग। कॉन्टेंट ऑन द वर्ड टीच ला बला बला। अच्छा, उसके बाद है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग आउटकम। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में लर्निंग आउटकम बोथ आर सेम। कैसे भाई, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को बोलते हैं, हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। और लर्निंग आउटकम भी हम SLO, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है, SLO भी बोलते हैं। इसको आप याद करके लिख लें कि हम इसको SLO भी कहते हैं, ठीक है, SLO भी कहते हैं। वट विच लेसन इज़ बेस्ट ऑफ यू, हाँ ये सवाल आ गया, आपका कौन सा लेसन बेस्ट था, ठीक है। तो आपने वो बता देना कि भैया मेरा साइंस का बहुत अच्छा हुआ था मिस। अब मिस पूछेंगे सवाल साइंस का क्यों अच्छा था, तो आपने बताना है कि मिस जब मैंने पढ़ाया तो उसके ऑब्जेक्टिव्स इतने अच्छे थे, इसके मोटिवेशन क्वेश्चन इतने अच्छे थे कि बच्चे इंगेज होके उनके अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी पैदा हुई, इन्होंने सारा सब सवाल का जवाब दिया, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद बताना है कि फिर बताना है कि मिस कहेंगे कौन से मेथड यूज़ किया, फिर आपने बताना मैंने ये मेथड यूज़ किया। बेस्ट ऐसे होता है कि बच्चे भी इंगेज हो गए, आपका मोटिवेशन क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आपके ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे थे, आपके चार्ट्स अच्छे थे और आपका डिलीवर भी वो लेसन बहुत अच्छा हुआ। तो आपने अपना एक अच्छा सा लेसन प्लान देख कर सोच लेना कि मेरा ये बहुत अच्छा हुआ है। उसके बारे में सारी मालूमात भी आपको रखनी है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम 10 लेसन प्लान बना के बैठे होते हैं, 15 बना के बैठे होते हैं, 20 बना के बैठे होते हैं और हमें नहीं पता होता कि ऑब्जेक्टिव्स इस वाले लेसन प्लान का क्या है। अच्छा हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने साइंस में कौन सा टॉपिक पढ़ाया है, आपने उर्दू में कौन सा टॉपिक पढ़ाया है, नज़म में कौन सा नज़म पढ़ाया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या विच लेसन इज़ चैलेंजिंग और अनईजी, सो मैनी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। अच्छा, सारे लेसन प्लान में चैलेंजिंग आ जाती है, अचानक ऐसा होता है कि चैलेंज बच्चे को नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा, इंग्लिश पढ़नी नहीं आ रही, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को इंग्लिश नहीं आ रही होती, रीडिंग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इनको आ रही होती है। लेकिन मिस का कहना ये होता है कि आप एक एक बच्चे को, खास तौर पर पीछे वाले और जो नहीं पढ़ रहे होते हैं, उन पर तवज्जो देनी होती है हमने, ठीक है। तो ये चैलेंजिंग आपको जो फेज़ हुआ, आपने अपना ओन एक्सपीरियंसेस अपने वहाँ पे बता देना है, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना है कि इंग्लिश में पूछेंगे उर्दू में पूछेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लेसन हाउ मेनी स्टैंडर्ड यू यूज़। ऑफ कोर्स 1 स्टैंडर्ड स्टूडेंट टीचर मैटिंग, सॉरी स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट मैथड टीचिंग, फर्स्ट वाला जो होता है, ठीक है, देख लेते हैं। स्टूडेंट मैटर नॉलेज, सॉरी, ठीक है, स्टूडेंट मैटर नॉलेज। उसके बाद है इन ऑल स्टैंडर्ड ऑफ NPSTP यूज इन 1 लेसन, येस दे आर मेड फॉर टीचिंग टू यूज़ इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोग्रेसेस। आपने ये सब याद कर लेना है और पता होना चाहिए कि आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है।
याद करने वाली चीज़ तो सारा जो था आपके प्रैक्टिकम के क्लासेस में बता दिया गया था, वो आपको जहन नशीन कर लेनी है. व्हाट आर द टाइप ऑफ मोटिवेशंस? एक्सट्रेंसिक, इंट्रेंसिक. इंट्रेंसिक मोटिवेशन क्या होता है, एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए. इंट्रेंसिक मोटिवेशन होता है कि आपने पढ़ना है अपने लिए, आपको जो है इंटरनल कह सकते हैं, ठीक है. इंट्रेंसिक को इंटरनल कह सकते हैं, एक्सट्रेंसिक को एक्सटर्नल कह सकते हैं. लाइक इंटरेस्टिंग में आपको पढ़ना है, ठीक है, अपने लिए. और एक्सट्रेंसिक में आप किसी फेम के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, आप अचीव करने के लिए पढ़ना चाह रहे हैं सिर्फ, ठीक है. आप कंपटीशन के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, ये वो वाले हैं, ठीक है. तो इसके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए. और हाउ यू फील द रूब्रिक सॉरी, आप रूब्रिक को किस तरह फील किया आपने? मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड. तो आपने बता देना कि भाई हाउ यू फील द रूब्रिक किस तरह फील किया है आपने. हाउ यू फाइंड आउट द परसेंटेज किस तरह निकाला था. परसेंटेज का एक फॉर्मूला था जिसमें 10 मल्टीप्लाई बाई 20 था आई थिंक, और ये ऊपर जो भी हमारा परसेंटेज आता है वो लिख देते हैं हम, या एडिशन करते हैं जो भी. तो ये इस तरह का एक फार्मूला था जो मैंने रूब्रिक में आई थिंक बताया भी है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं वीडियो में. अच्छा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस जो है मोटिवेशन क्वेश्चंस के हवाले से ये सारे पूछ ले जाएंगे आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन से स्कूल में गई थी आप, ठीक है, पहला सवाल. उसके बाद कितने लेसन प्लान डिलीवर किए, दूसरा सवाल. तीसरा अच्छा, उसके बाद जो तीसरा है कौन कौन से मेथड यूज़ किए आपने. चौथा है कौन से टेक्निक से पढ़ाया. पांचवा है कि सबसे बेस्ट कैसा रहा आपका लेसन प्लान. अगर आपने, क्योंकि क्रिटिसिज्म आपने नहीं दिया होगा तो अभी नहीं, 4th सेमेस्टर में ऐसा होता है कि क्रिटिसिज्म दिया जाता है. क्रिटिसिज्म ऐसा होता है कि आपके फेवरेट, आपकी मर्ज़ी होती है कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट में क्रिटिसिज्म दे देते. क्रिटिसिज्म मतलब होता है फाइनल लेसन प्लान. एक होता है फाइनल लेसन प्लान, एक होता है फाइनल से पहले, ठीक है. लेसन प्लान की पूरी तैयारी इस तरीके से कि आपका फाइनल टर्म की लेसन प्लानिंग से अच्छी तैयारी हो जाए, ठीक है. और उसको ऑब्जर्व करने के लिए दूसरे टीचर आते हैं, तो इसको कहते हैं क्रिटिसिज्म. और उसके बारे में डिटेल में इंशाल्लाह दूसरी वीडियो बना दूँगी. अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन के बारे में मुझे नहीं समझ में आई, डिटेल बता दें. और अगर वाइवा देकर आ जाए तो अपने ओन एक्सपीरियंस भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि मुझसे ये सवाल पूछा गया था. ठीक है. तो जो नेक्स्ट वीडियो देखने वाले होंगे उनको कमेंट सेक्शन पढ़ने से उनको खुद मालूम हो जाएगा और दूसरों को गाइड हासिल हो जाएगी कि हाँ, अच्छा ये वाले क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी पैदा करेगा. अच्छा, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. और वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा, ठीक है. तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो.